वेलकम टू माई चैनल। मेरा नाम है हसन नवाज़। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फिज़िक्स ऑफ सॉलिड्स, बेसिक से लेके चलेंगे और उसके बाद फिर बीएससी एंड देन फिर एमएससी, और इसमें जो मैग्नेटिज़म का पोर्शन होगा उसको भी कवर अप करेंगे। तो मैग्नेटिज़म के नोट्स भी मेरे पास हैं, मैग्नेटिज़म इन सॉलिड्स। तो इंशाल्लाह ये सॉलिड्स और फिज़िक्स का आपका पोर्शन आज की इस वीडियो के अंदर कोशिश करूँगा सारा कंप्लीट हो जाए। तो आपको डिफरेंट बुक से पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज़ हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, वो आज के इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो मेरे साथ रहेगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब सबसे पहले देख लें टाइप्स ऑफ सॉलिड्स कितनी तरह के होते हैं हमारे पास। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है। तो अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, उनमें आ जाता है हमारे पास क्वार्ट्स, मीका, शुगर, कॉपर सल्फाइड, NaCl। और अब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सॉलिड्स में से पहला है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, दैन फिर इमॉर्फिक सॉलिड, उसके बाद पॉलीमेरिक सॉलिड्स को डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लेके चल रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में से जो इसकी एग्जांपल्स हैं, ये कैटेगरीज फर्दर हैं। उसमें उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, ऑर्डर अरेंजमेंट होती है एटम्स की, और डेफिनेट इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये हमने बताया रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती हैं, ठीक है। और फर्दर अगर हम बात करें तो इसकी एग्जांपल में मेटल्स, आयनिक कंपाउंड्स, सिरेमिक मटेरियल्स वगैरह, ये सारे के सारे हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में पाए जाते हैं। लॉन्ग चेन ओबे ड्यू टू द कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ये लॉन्ग चेन ओबे करते हैं। बेसिकली इनके दरमियान कोहेसिव फोर्सेस होती हैं। अगर हम फर्दर बात करें, एम्पलीट्यूड जो होता है ना इंक्रीज़ होता है विद राइज इन द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है, एम्पलीट्यूड इन सॉलिड्स का, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का इंक्रीज़ होता है, ठीक है। तो ये फ्लैट सरफेस होती है इनकी क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास आ जाता है इमॉर्फिस सॉलिड, जिसको हम ग्लासी सॉलिड्स का भी नाम देते हैं। अब इनमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, डू नॉट हैव द वेल मेल्टिंग पॉइंट, इनको कोई ख़ास मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, और विदाउट एनी फॉर्म, मतलब इनकी कोई शेप नहीं होती, ठीक है। इमॉर्फिस का मतलब जिसकी कोई शेप ना हो, विदाउट एनी शेप। 4 से 5 मालिक्यूल जो होते हैं वो मिलके स्ट्रक्चर बनाते हैं बेसिकली इसके अंदर, इमॉर्फिस सॉलिड्स के अंदर, और इरेगुलर स्ट्रक्चर होता है इसका, और शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, ठीक है। ये बात याद रखनी है। और इनका नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट भी डेफिनेट नहीं होता। सॉलिड ग्रेजुअली जो होती हैं ना, बेसिकली ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास इमॉर्फिस सॉलिड्स हैं। इनकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो इनमें ग्लास, रबर, सल्फर, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इमॉर्फिस सॉलिड्स। अब आइसोट्रोपिक क्या होता है, बेसिकली सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल द डायरेक्शंस, दिस इज नोन एज एम्फोटोरिक। बेसिकली ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ हों हमारे पास। नेक्स्ट बात करें, अब हमारे पास आ जाता है पॉलीमेरिक सॉलिड्स कौन से होते हैं। अब पॉलीमेरिक सॉलिड्स हमारे पास बेसिकली यहाँ पे पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, नेलून, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द पॉलीमेरिक सॉलिड्स। अब इनमें एग्जांपल बात करें फर्दर, पुअर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं बेसिकली ये, ठीक है। ना तो ये इमॉर्फिस सॉलिड्स में कैटेगरी में लाई करते हैं, ना ही ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में लाई करते हैं। ये इंटरमीडिएट होते हैं बेसिकली, ठीक है। इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है इनका। वेरी लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है बट गुड स्ट्रेंथ होती है इसकी, ठीक है। अब इनकी बात करें तो गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होती है, ठीक है। जैसे हल्के होते हैं लेकिन ज़्यादा वज़न बर्दाश्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारा सपोज करें जो हमारा अगर 5 kg का एक शॉपर है, ठीक है, प्लास्टिक बैग है, तो वो देखें कि मतलब कि उसके अंदर इतना ज़्यादा हम वेट को उसके अंदर डाल देते हैं, मैथ को डालते हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा उसको वेट को बर्दाश्त कर लेते हैं। मतलब ये भी इस तरह एग्जाम्पल समझ सकते हैं इस चीज़ को। एग्जाम्पल की बात करें तो हाइड्रोकार्बन, पॉलीमराइजेशन फीचर्स, प्लास्टिक एंड रबर्स, लॉन्ग चेन ऑर्डर्स, ओनली 3D स्ट्रक्चर में ये होते हैं, ठीक है। लॉन्ग चेन ऑर्डर में 3D स्ट्रक्चर होगा इसका, जैसा कि हमने बताया। और इसी तरह स्पेसिफिक ग्रेविटी हैज़ नो डेफिनेट यूनिट होता है, और सिंथेटिक मटेरियल्स ये इसकी एग्जांपल है। और स्मॉलेस्ट 3D स्ट्रक्चर होता है इन ए यूनिट सेल, ठीक है। नेक्स्ट रिपीटेड मेक यूनिट सेल, मतलब अगर यूनिट सेल को रिपीट करते जाएं तो क्रिस्टल लेटस बन जाता है। 7 क्रिस्टल लेटस होते हैं, और NaCl हैज़ द क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सिंपल इजी नोट्स हैं, ये बेसिक लेके चल रहे हैं, दैन फिर हम स्टेप बाय स्टेप फर्दर लेके चलेंगे BSc MSc की चीज़ें, उनमें मैग्नेटिज्म वगैरह बाकी चीज़ें आ जाती हैं। अब डिफॉर्मेशन क्या होता है, डिफॉर्मेशन हमारे पास इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो सकती है और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी हो सकती है। इलास्टिक डिफॉर्मेशन कौन सी होती है, विद इन द इलास्टिक लिमिट में अगर कोई डिफॉर्मेशन हो, ठीक है, टेम्परेरी होती है। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में परमानेंट होती है, इसमें एक्सटीड कर जाती है इलास्टिक लिमिट से अगर हमारे पास डिफॉर्मेशन, दिस इज कॉल्ड द प्लास्टिक डिफॉर्मेशन।
फर्दर बात करें तो डिफॉर्मेशन कैन बी रिजल्ट। अब डिफॉर्मेशन से क्या हो सकता है, चेंज इन लेंथ के अंदर भी चेंज आ सकता है। अगर चेंज लेंथ के अंदर चेंज आएगा तो उसको हम टेनासाइल स्ट्रेस का नाम देंगे, जिसका फार्मूला 4th ऑफ एरिया होता है और उसका बेसिकली हमारे पास यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, लेंथ थी एल, उसको अगर हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी लेंथ के अंदर इजाफा हो जाएगा, तो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द चेंज इन लेंथ, दिस इज कॉल्ड द टेनासाइल स्ट्रेस। टेनासाइल स्ट्रेन क्या होगी, बेसिकली पहले क्या थी और उसके बाद क्या आई, तो बाद वाली डिवाइडेड बाई पहले वाली, तो दिस इज ये जो रेशो होती है इसको नाम देते हैं हमारे पास टेनासाइल स्ट्रेन का। ठीक है, कितना बगाड़ आया, ये इसका कोई यूनिट नहीं होता, सिमिलर क्वांटिटी की रेशो होती है, इस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं होता। यंग मॉडुलस क्या होता है बेसिकली, अब स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जो लेंथ में जो चेंज आया, बेसिकली स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान टेनासाइल स्ट्रेस और टेनासाइल स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो होती है, इसको यंग मॉडुलस का नाम देते हैं। और इसका फार्मूला उसी तरह फोर्स ओवर हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो बेसिकली हमारे पास ये फोर्स ओवर एरिया, ये लेंथ ओवर चेंज इन लेंथ, ये बेसिकली फार्मूला को मॉडिफाई कर लिया और इसका यूनिट सेम होगा एज दैट ऑफ स्ट्रेस। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, अगर चेंज हमारे पास आ जाए डिफॉर्मेशन के रिजल्ट में, अगर चेंज वॉल्यूम में चेंज आए तो उस वक्त क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होगी और इसको कंप्रेशनल भी नाम देते हैं और इसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, फोर्स ओवर एरिया से लिखते हैं। और वॉल्यूमेट्रिक कंप्रेशनल इसको नाम देंगे डेल वी ओवर वी, यहाँ वी इज़ द वॉल्यूम। सो इसी तरह बुल्क मॉडुलस बन जाएगा, अगर हम स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के दरमियान रेशो लेंगे तो दिस इज कॉल्ड द वॉल्यूमेट्रिक बुल्क मॉडुलस। इसको बी से डिनोट करते हैं, समटाइम के से भी डिनोट कर देते हैं। और इसी तरह फार्मूला इसका लिखा गया है फोर्स ओवर एरिया चेंज इन वॉल्यूम और डिवाइड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, इसको अरेंज कर दिया और इसका फार्मूला हमारे पास, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रेशर ओवर डेल वी ओवर वी, और इसको हम डेल वी ओवर डी इज़ द हमारे पास बेसिकली ये नीचे वाला वी ऊपर चला जाएगा, पी वी ओवर डेल वी आ जाएगा। इस फार्मूले इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड द बुल्क मॉडुलस। नेक्स्ट हमारे पास कुछ चीज़ें आ जाती हैं रेसिप्रोकल ऑफ द बुल्क मॉडुलस। अब अगर बुल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल लें तो हमारे पास ये कंप्रेसिबिलिटी कहलाता है, दिस इज नोन एज कंप्रेसिबिलिटी। और कंप्रेसिबिलिटी बेसिकली इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, यहाँ पे हमारे पास दिस इज कॉल्ड द हमारे पास ये हमारे पास स्ट्रेन कहलाता है और दिस इज कॉल्ड द स्ट्रेस कहलाता है, दिस इज द रेशो। ठीक है, और अगर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बी आइसोथर्मल इज इक्वल टू पी एंड बी एडियाबैटिक, ये एक रिलेशन होता है। और इसको हम गामा पी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। गामा को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास सी पी ओवर यहाँ पे सी वी आ जाएगा। ठीक है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इस तरह बेसिकली ये डिफरेंट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं, इन गैस या एयर की फॉर्म में, ये इसके लिए गामा की वैल्यू ये होती है। कंप्रेसिबिलिटी हमारे पास C इज इक्वल टू 1 ओवर B होता है और दिस इज द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द बुल्क मॉडुलस। नेक्स्ट अगर हम फर्दर मूव करें तो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं कुछ चेंज इन शेप, अगर शेप के अंदर चेंज आती है, ठीक है, डिफॉर्मेशन के रिजल्ट में अगर शेप में चेंज आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे टेंशनल स्ट्रेस ओवर शेयर स्ट्रेस, तो ये बेसिकली हमारे पास सिमिलरली उसी तरह रेशो लेंगे, डेल ए ओवर ए, ये हमारे पास स्ट्रेस है, ये हमारे पास शेयर स्ट्रेन है, तो इस तरह टेन थीटा के इक्वल होगा। अगर थीटा की वैल्यू वेरी स्मॉल होगी तो उस वक्त हमारे पास टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा के बराबर होगा, तो उस वक्त हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा शेयर मॉडुलस, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं, तो इस तरह स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा फोर्स ओवर एरिया और साथ थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से कुछ की पॉइंट्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। की पॉइंट्स हैं, यंग मॉडुलस का फार्मूला लिखा गया है और यंग मॉडुलस किस पे डिपेंड कर रहा होता है, बेसिकली ये फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, अब ऐसा लग रहा है कि यंग मॉडुलस फोर्स पे डिपेंड कर रहा है कि y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f, ठीक है, और y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l और y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ठीक है, y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन लेंथ। तो बेसिकली हमें नज़र आ रहा है कि इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है y यंग मॉडुलस, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है, ये गलत बात है। ठीक है, इस पे पॉसिबल नहीं करता, फार्मूले को ना देखिएगा आप। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट करने वाली, अक्सर क्वेश्चन MCQs द्वारा पूछे जाती हैं, तो ये इसका मतलब ये बात सही है, मतलब ये इन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, तो अगर इनके ऊपर डिपेंड नहीं करती तो किन फैक्टर्स के ऊपर यंग मॉडुलस डिपेंड करता है। अब यंग मॉडुलस y डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, अब सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है यंग मॉडुलस। ठीक है, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हम बात करते हैं, हमारे पास लेंथ के अंदर ज़्यादा चेंज आएगा तो हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होगा, लेंथ के अंदर ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है, अगर लेंथ के अंदर ज़्यादा चेंज आएगा तो हमारे पास यंग मॉडुलस या हमारे पास चेंज इन लेंथ की वैल्यू कम होगी। ठीक है, इस तरह इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमारे पास अगर लेंथ के अंदर ज़्यादा चेंज आएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, लेंथ के अंदर ज़्यादा चेंज आएगा। ठीक है,
क्योंकि इसलिए हमने कहा ना टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, चेंज इन लेंथ भी बढ़ेगी, ठीक है। और यंग मॉडुलस की वैल्यू हमारे पास ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसके अंदर चेंज कम आएगा। तो इसको यहाँ पे देखें, हुक्स लॉ क्या होता है, हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे की विद इन द लिमिट। तो यहाँ पे y आ जाएगा और y को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, दिस कांस्टेंट इज नोन एज हमारे पास दिस इज हुक्स लॉ, ठीक है। और कांस्टेंट जस्ट वेरी बाय द मटेरियल, मटेरियल के साथ ये चीज़ वेरी करती है एंड टेम्परेचर के साथ, ठीक है। ये बात आपने याद रखी है, मटेरियल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं फैक्टर्स। अब नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग मोर इलास्टिक। अब यहाँ पे एक एमसीक्यू से समझते हैं चीज़ को, रबर, प्लास्टिक, कॉपर। तो स्टील इज़ द मोर इलास्टिक, इसके अंदर कम चेंज आएगा, ठीक है, स्टील के अंदर, इसलिए दिस इज़ द मोर इलास्टिक। किसी एक फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है, कंपैरिजन करके निकालते हैं हम, ठीक है। बेसिकली हमारा जो इलास्टिक कोई प्रॉपर्टी कितनी है वो बेसिकली उसको कंपैरिजन करके निकालते हैं कि बाकी फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर एफ एल ए आर कांस्टेंट, अगर एफ एल और ए हमारे पास कांस्टेंट हो, ठीक है, इस फार्मूले के अंदर यंग मॉडुलस के अंदर एफ एल और ए हमारे पास अगर कांस्टेंट हो, तो उस वक्त अगर हम बात कर रहे थे हमारे पास जो होता है कम से कम चेंज किसी मटीरियल में, मतलब जिस मटीरियल के अंदर आएगा इस मटीरियल का इलास्टिक मॉडुलस की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर इलास्टिक मॉडुलस ज़्यादा होगा तो इसकी इलास्टिसिटी भी ज़्यादा होगी। बेसिकली चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, इसलिए मैंने आपको बताया चीज़ों को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। यंग मॉडुलस का फैक्टर अक्सर क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास फर्दर एमसीक्यूज फॉर विच वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। अब हमारे पास स्ट्रेस और यंग मॉडुलस बराबर हो जाते हैं बोथ बी एंड सी फैक्टर के ऊपर, ठीक है। अब बी हमारे पास चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू लेंथ हो और हमारे पास न्यू लेंथ जो होती है वो बेसिकली हमारे पास 2L की इक्वल आ जाए। दिस इज द बोथ बी एंड सी ऑप्शन इज राइट व्हेन द स्ट्रेस और यंग मॉडुलस इक्वल होते हैं। जो इसको थोड़ी सी कैलकुलेशन भी की गई है, इसको भी आप देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट बात करें, क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है फॉर ए परफेक्टली रिजिड बॉडी द वैल्यू ऑफ द यंग मॉडुलस। अब परफेक्टली अगर हमारे पास बॉडी अगर रिजिड हो तो वैल्यू ऑफ द यंग मॉडुलस कितनी होगी, ठीक है। अब डेल मतलब हमारे पास अब रिजिड है वो, क्योंकि उसके अंदर चेंज नहीं आएगा, जीरो चेंज आया तो हमारे पास फार्मूला अप्लाई करेंगे, हमारे पास उसी तरह फार्मूला अप्लाई किया तो चेंज जीरो करेंगे तो L/0 तो जीरो, तो हमारे पास ये इन्फिनिटी आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को नाम देते हैं। अगर कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड होगी तो उस वक्त वो उसकी हमारे पास स्ट्रेस की वैल्यू जो होगी बेसिकली वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसको आपने याद रखना है। और इसके बाद डायमंड हैज़ द इलास्टिसिटी वैल्यू कितनी होती है, वेरी है। सबसे ज़्यादा इलास्टिसिटी डायमंड की होती है 1120 होती है, 1120 होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि मटेरियल जितने ज़्यादा सख्त होते हैं उनकी इलास्टिसिटी की कीमत भी उतनी ही बढ़ती है, ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि लिक्विड की शक्ल में हम लंबाई और शेप में तब्दीली नहीं ला सकते। अगर कोई लिक्विड या गैस हो, इस पर सिर्फ बुल्क मॉडुलस से ही होल्ड करता है, बुल्क मॉडुलस को अप्लाई करते हैं, ठीक है, जो हमने वॉल्यूम को वहाँ पे डिस्कस किया था। इफ़ वी कट ए वायर इनटू द 2 हाफ्स, अगर एक वायर को 2 इक्वल हिस्सों में तोड़ दें, काट दें, व्हाट इज़ द अफेक्ट ऑन द यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, यंग मॉडुलस सेम रहेगा क्योंकि मटीरियल सेम है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमारे पास ये देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेस किस चीज़ को होता है, फोर्स ओवर एरिया, और यहाँ पे फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा हमारे पास स्ट्रेस और एरिया के प्रोपोर्शनल। यहाँ पे ब्रेकिंग स्ट्रेस जो होगा प्रोपोर्शनल टू एरिया के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, अगर लेंथ को तब्दील किया तो किस चीज़ की, तो इसकी ब्रेकिंग स्ट्रेस पर क्या असर पड़ेगा, क्या तब्दीली आएगी। अगर लेंथ को अगर हम तब्दील कर दें तो ब्रेकिंग स्ट्रेस के ऊपर क्या तब्दीली आएगी, उसके ऊपर कोई तब्दीली नहीं आएगी क्योंकि एल पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। क्योंकि हमने नाम दिया कि बेसिकली वो एल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेंथ पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पे डिपेंड करता है। अगर हमारे पास यहाँ पे हम कहते हैं कि एरिया की बात करें तो फिर भी तब्दीली फिर तब्दीली आएगी, एरिया की बात करें तो तब्दीली उसके अंदर आएगी, ठीक है। तो बेसिकली चीज़ें लिंक्ड हैं एक दूसरे के साथ। फर्दर यहाँ पे बात करें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला यहाँ पे ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास यंग मॉडुलस में से डेल एल की वैल्यू निकाली गई है। तो यहाँ पे अगर यंग मॉडुलस यहाँ पे कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट हो फॉर सेम मटेरियल के लिए और टेम्परेचर के लिए, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो उस वक्त हमारे पास डेल एल जो है फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब यहाँ से कुछ एमसीक्यूज करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज मोर इलास्टिक। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास एक ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ स्ट्रेस और स्ट्रेन। अब इनसे इलास्टिक कौन सा होगा, आई अल्फा बीटा। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास स्लोप किस चीज़ के इक्वल होता है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, तो वाई ओवर एक्स, ठीक है,
y/x आता है फार्मूला स्लोप का। और इसी तरह यहाँ पे देखें ये हमारे पास यंग मॉडुलस कहलाता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये दिस इज द स्लोप। अब स्लोप जो है बेसिकली यंग मॉडुलस स्लोप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जिसका जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ज़्यादा उसका यंग मॉडुलस की वैल्यू होगी। अब यहाँ पे देखें स्लोप इलास्टिक मॉडुलस यहाँ पे दिखाया गया है। तो अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास किसका ज़्यादा है। इफ़ द स्लोप tan थीटा इज 30 1/, इसकी वैल्यू होती है √3, स्लोप इज टेंजेंट, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं 30 का बन रहा है एंगल, तो यहाँ पे √3 इज़ द राइट आंसर। तो ऑल दी बेस्ट। नेक्स्ट हम लेके चलेंगे इलास्टिक लिमिट एंड यील्ड स्ट्रेंथ, पार्ट 2 में लेके चलेंगे। अपनी हमारे ये लेक्चर हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे एक ग्राफ की मदद से आपको डिफरेंट यहाँ पे छोटी छोटी टर्म्स हैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा फर्दर वीडियो में। ऑल दी बेस्ट।